हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था मारवाड़ का इतिहास, हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने शुरू किया था बीकानेर वाले इतिहास की हम बात कर रहे थे, और बीकानेर वाले इतिहास में भी हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी थी। देखो, आज की कक्षा को शुरू करते हैं। देखो, हमने लास्ट कक्षा में क्या पढ़ा था, तो हमने लास्ट कक्षा में पढ़ा था कल्याणमल के बारे में पढ़ा था, और कल्याणमल की कुछ बातें की थी। हमने ये जाना था कि बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो कौन था। आपके सामने कल्याणमल था कि बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो आपके सामने था कल्याणमल। उसके बाद में देखो, कल्याणमल के 2 पुत्र थे, जिनमें बड़ा पुत्र था उसका नाम था राय सिंह राठौड़, और जो छोटा पुत्र था उसका नाम था आपके कुंवर पृथ्वीराज राठौड़। अब देखो, कल्याणमल के बाद में शासक कौन बना, तो आपके राय सिंह राठौड़ शासक बनता है बीकानेर का। और इनका जो छोटा भाई था वो किसकी शरण में था, तो अकबर की शरण में यह रहता था। अब देखो, इनका छोटा भाई यानी कि राय सिंह राठौड़ का छोटा भाई कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ अकबर की शरण में रह रहा है। अब देखो, अकबर के द्वारा इसको गागरोन का किला दे दिया गया। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला किसने दिया था, यह बात ध्यान रखनी है। तो पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला आपके अकबर के द्वारा दे दिया जाता है, जो कहां पर स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। और यह जो गागरोन का किला है वो किसकी श्रेणी में आता है, तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब देखो, पृथ्वीराज राठौड़ कहां पर रह रहा है, तो पृथ्वीराज राठौड़ आपके गागरोन के किले में रह रहा है। और गागरोन के किले में रहते हुए ही उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, और उस ग्रंथ का नाम क्या था, तो उस ग्रंथ का नाम था आपके वेली किशन रुक्मणी वचनी का। वेली किशन रुक्मणी वचनी का ग्रंथ किसने लिखा था, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था, तो इन्होंने डिंगल भाषा में इस ग्रंथ को लिखा था। जब इस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने पढ़ा, किसने? इस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने पढ़ा, तो दुर्सा आडा ने जो वेली किशन रुक्मणी वचनी का ग्रंथ है उसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो, डिंगल भाषा में किसने लिखा, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल भाषा में लिखा था। इसके बाद में इनके कुछ उपनाम थे कि इनको डिंगल का हीरो कहते हैं। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरो या डिंगल का हीरोन्स कहते हैं। अब ये किसने कहा था, तो एलपी टोसी टेरी यानी कि एलपी टेसी टोरी के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरो कहा गया था। यदि हम एलपी टेसी टोरी की बात करें कि तो इनको कहते हैं धोरारा धोरी। साथ में इन्होंने अपनी कर्मस्थली किसको बनाया था, तो बीकानेर को इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया था। देखो, ये बातें तमाम बातें हमने कल कर ली थी, ठीक है। अब देखो, राय सिंह राठौड़ के बाद में शासक बनता है आपके, उनका पुत्र था जिसका नाम था दलपत सिंह राठौड़। क्या नाम था? दलपत सिंह राठौड़। और दलपत सिंह राठौड़ कुछ समय के लिए ही शासक बना। देखो, बात ऐसी आती है कि दलपत सिंह राठौड़ को शासक बनाने में सहयोग किसने किया था, कि इनके भाई का नाम था सूर सिंह। क्या नाम था? सूर सिंह। अब देखो, ध्यान से समझना, शासक कौन थे आपके? राय सिंह, राय सिंह राठौड़। राय सिंह राठौड़ के द्वारा अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया गया था, तो अपना उत्तराधिकारी सूर सिंह राठौड़ को बनाया गया था। लेकिन सूर सिंह राठौड़ का यहां पर विरोध होता है और शासक बन जाता है आपके, सूर सिंह राठौड़ से पहले शासक बन गया दलपत सिंह राठौड़। कौन बना था? दलपत सिंह राठौड़ शासक बना। और दलपत सिंह राठौड़ को शासक बनाने में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो किसका था, तो वो आपके था मुगल बादशाह का। यानी कि शासक कौन बन गया था आपके? दलपत सिंह राठौड़, दलपत सिंह राठौड़। अब देखो, अब दलपत सिंह राठौड़ सूर सिंह राठौड़ से पहले शासक बना है, तो इनको शासक बनाने में जो इनका योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था, वो था आपके जहांगीर का। किसका था? जहांगीर का। जहांगीर ने इनको शासक बनाया। किसको? दलपत सिंह राठौड़ को बीकानेर का शासक आपके जहांगीर के द्वारा बनाया जाता है। और जहांगीर ने इसको क्या पेश किया था? एक टिक्का भी पेश किया था, ठीक है। और टिक्का पेश किया और कुछ शर्तें रख दी। किसके सामने? दलपत सिंह राठौड़ के सामने जहांगीर ने कुछ शर्तें रख दी। अब देखो, जब दलपत सिंह राठौड़ शासक बना उस समय तो इन शर्तों को क्या कर लेता है, जहांगीर की शर्तों को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जैसे ही जहांगीर दिल्ली की तरफ जाता है
तो बीकानेर में इन शर्तों को कौन तोड़ देता है? दलपत सिंह राठौड़ तोड़ देता है और इन शर्तों के विरुद्ध कार्य करने लगता है। इन शर्तों के विरोध में कार्य करने लगता है और आपके जहांगीर का क्या करने लगता है? विरोध करने लगता है। अब देखो, जैसे ही जहांगीर का विरोध करने लगा कौन? दलपत सिंह राठौड़। दलपत सिंह राठौड़ के द्वारा जहांगीर का विरोध किया जाने लगा तो जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने यहाँ पर एक चाल खेली और इस दलपत सिंह राठौड़ को कहाँ पर कैद करवा दिया? तो दलपत सिंह राठौड़ को आपके बठनेर दुर्ग में कैद करवा दिया और बठनेर दुर्ग में कैद करवा दिया और बठनेर दुर्ग में ही इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? दलपत सिंह राठौड़ की बठनेर दुर्ग में मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद में इसकी 6 रानियां क्या हुई थी? सती हुई थी। किसकी? दलपत सिंह राठौड़ की 6 रानियां सती हुई थी और इन 6 रानियों की सती हुई थी ना, जो इनकी 6 रानियां सती हुई थी दलपत सिंह राठौड़ की, उनकी 6 रानियों की जो छतरी बनी हुई है वो आगे बठनेर दुर्ग में बनी हुई है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ दलपत सिंह राठौड़। अब देखो, दलपत सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई आपके बठनेर दुर्ग में। उसके बाद में शासक बनते हैं आपके सूर सिंह राठौड़। कौन बने? सूर सिंह राठौड़। और सूर सिंह राठौड़ की एक बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जहांगीर के बाद में शासक कौन बनता है? तो जहांगीर के बाद में शासक बनता है आपके शाहजहाँ। और शाहजहाँ का वैसे नाम क्या था? तो उसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। अब देखो, दलपत सिंह राठौड़ के बाद में शासक बन जाते हैं आपके सूर सिंह राठौड़। सूर सिंह राठौड़ शासक बन जाते हैं। अब देखो, उस समय मुगल बादशाह कौन है? थोड़ा सा ये बात जाननी जरूरी है। क्यों है? क्योंकि उनके द्वारा एक इनको उपाधि दी जाएगी। किसको? सूर सिंह राठौड़ को एक उपाधि दी जाएगी। और उस समय सूर सिंह राठौड़ के समकालीन दिल्ली का बादशाह कौन है? शाहजहाँ है, जिसको बोलते हैं आपके खुर्रम। क्या बोलते हैं? खुर्रम। यह है शाहजहाँ। क्या है? शाहजहाँ। अब देखो, मुगल बादशाह कौन है सूर सिंह राठौड़ के समय? मुगल बादशाह खुर्रम। खुर्रम या शाहजहाँ के द्वारा इनको एक उपाधि दी जाती है और इनको कहा जाता है कि हिंदू राजाओं में उच्च कुल का राजा। तो ध्यान रखना है कि हिंदू राजाओं में उच्च कुल का राजा किसको कहा गया है? वह किसने कहा था? तो आपके शाहजहाँ ने, यानी कि खुर्रम या शाहजहाँ ने हिंदू राजाओं में उच्च कुल का राजा किसको कहा था? तो आपके सूर सिंह राठौड़ को कहा था। अब देखो, इनके समय की एक बात और आती है कि इन्होंने, जो आपके सूर सिंह राठौड़ है, इन्होंने एक कसम खाई थी। क्या खाई थी? कसम खाई थी। और इनके समय से ही एक रिवाज चलने लगी थी कि सूर सिंह राठौड़ ने यह कसम खाई थी कि हम बीकानेर वाले शासक कभी भी जैसलमेर, हमारी राजकुमारी, जो इनकी राजकुमारियाँ होगी यानी कि इनकी लड़कियाँ होगी, उनका विवाह कभी भी कहाँ पर नहीं करेंगे? तो जैसलमेर में नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि किसने यह कसम खाई थी कि हम हमारी राजकुमारियों का विवाह कहाँ पर नहीं करेंगे? जैसलमेर में नहीं करेंगे। तो यह कसम खाई थी आपके सूर सिंह राठौड़ ने। तो सूर सिंह राठौड़ की ये 2 बातें थी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। सूर सिंह राठौड़ के बाद में शासक बनते हैं आपके करण सिंह राठौड़। और करण सिंह राठौड़ किसका पुत्र था? तो सूर सिंह राठौड़ का ही पुत्र था आपके करण सिंह। करण सिंह राठौड़ शासक बना। कौन बना? करण सिंह राठौड़ शासक बनता है। किसके बाद में? सूर सिंह राठौड़ के बाद में शासक बनता है करण सिंह राठौड़। अब देखो, इनके पिता की यदि हम बात करें कि इनका पिता कौन है, तो इनका पिता है सूर सिंह राठौड़। अब देखो, ठीक है, यह है। अब इनकी कुछ उपनाम आते हैं। इनके उपनाम आते हैं, उपनामों को जानना जरूरी है। उपनाम बोल सकते हो या बोल सकते हो उपाधि। इनको बोलते हैं जांगलधर, इनको बोलते हैं जांगलधर बादशाह। इनको क्या बोलते हैं? जांगलधर बादशाह बोलते हैं। साथ में इनको बोलते हैं जांगल का बादशाह। ठीक है, तो इनको बोलते हैं जांगलधर बादशाह बोला गया है, साथ में जांगलधर का बादशाह बोला गया। अब देखो, ध्यान से समझना चाहिए, जांगलधर का बादशाह बोला गया है वो किसके द्वारा बोला गया है? तो जो जांगलधर का बादशाह बोला गया है वो आपके राजपूत राजाओं के द्वारा बोला गया है। राजपूत राजाओं के द्वारा।
कि राजपूत राजाओं के द्वारा इनको जांगलधर का बादशाह बोला गया है। इसके बाद में देखो हम बात करें कि इनको जांगल का बादशाह कहाँ बोला गया है, तो इनको जांगल का बादशाह बोला गया है शुक्र सप्त कि शुक्र सप्तति ग्रंथ में आपके करण सिंह राठौड़ को क्या बोला गया है, जांगल का बादशाह बोला गया है। साथ में राजपूत राजाओं ने आपके करण सिंह राठौड़ को जांगलधर बादशाह बोला था। अब देखो इनके समय की एक घटना आती है, वो आती है आपके मतीरे की राड़। कब हुई थी? 1644 ईस्वी में मतीरे की राड़ हुई थी। कहाँ पर? आपके राजस्थान की एक प्रसिद्ध घटना है जिसको बोलते हैं मतीरे की राड़। अब मतीरे की राड़ क्या है? यहाँ पर पड़ता है बीकानेर और यहाँ पर पड़ता है आपके नागौर, और नागौर की सीमा आपस में लगती है। और नागौर का उस समय शासक था आपके सामने अमर सिंह राठौड़। क्या नाम था? अमर सिंह राठौड़। और बीकानेर का शासक कौन था? करण सिंह। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक जगह गांव पड़ता है जिसका नाम है सीलवा, और यहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है जोखड़िया। थोड़ा सा ध्यान से समझना कि बीकानेर का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सीलवा, और आपके नागौर का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है जोखड़िया। यानी कि ये जो बाउंड्री है इसका अंतिम खेत कौन सा है, इनका अंतिम गांव कौन सा है? इधर से तो है आपके सीलवा गांव और इधर से कौन सा है? जोखड़िया। देखो बात ऐसी होती है कि सीलवा गांव में एक मतीरे की बेल उगती है, और मतीरा की बेल कहाँ पर आ जाती है? बढ़ती बढ़ती मतीरे की बेल आपके नागौर में आ जाती है। अब देखो मतीरा कहाँ पर उगा था? तो बीकानेर में मतीरा उगा, और मतीरा कहाँ तक फैल गया? नागौर तक फैल गया। और देखो दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि यहाँ पर इसे क्या लग गया? मतीरा लग गया। कि नागौर में जो मतीरे की बेल उगी थी बीकानेर में, उसके मतीरा कहाँ पर लग गया? नागौर में लग गया। जैसे ही बीकानेर वाले ने मतीरा तोड़ने का प्रयास किया, तो इन दोनों जो किसान थे, नागौर और बीकानेर वाले जो किसान थे, जोखड़िया और सीलवा गांव के जो किसान थे या खेतों के जो मालिक थे, उनके मध्य विवाद हो जाता है। और ये विवाद इतना बढ़ गया कि ये विवाद यहाँ के जो शासक थे उनके पास में भी पहुँच गया था। उसके बाद देखो करण सिंह बीकानेर की तरफ से कौन थे? करण सिंह थे। और आपके अमर सिंह राठौड़ नागौर की तरफ से थे। इनके मध्य होता है युद्ध, इनकी सेनाओं के मध्य एक युद्ध हुआ। ठीक है। और उसमें वास्तव में अंतिम रूप से विजय किसने पाली? तो करण सिंह ने इसमें वास्तविक रूप से अंतिम विजय पाली। और मतीरा किसने खा लिया? तो मतीरा आपके बीकानेर ने खा लिया। तो ये थी मतीरे की राड़। तो मतीरे की राड़ के समय बीकानेर का शासक कौन था? तो बीकानेर का शासक था आपके करण सिंह। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मतीरे की राड़ कब हुई थी? तो 1644 ईस्वी में नागौर व बीकानेर के मध्य मतीरे की राड़ हुई थी। और मतीरे की राड़ के समय बीकानेर का शासक करण सिंह था, और नागौर का शासक कौन था? तो उस समय नागौर का शासक था आपके अमर सिंह राठौड़। थोड़ा सा ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। देखो आगे चलते हैं। तो ये थी आपके मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ के बाद में हम बात करते हैं, देखो करण सिंह की ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। करण सिंह के बाद में शासक बनते हैं अनूप सिंह। अनूप सिंह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनकी पास में एक तो महत्वपूर्ण उपाधि है, साथ में अनूप सिंह के समय राजस्थान में कुछ विशेष बातें होगी, जैसे उस्ता कला, चित्रकला, बीकानेर में चित्रकला का स्वर्णकाल हो जाएगा। ये कुछ बातें किसके समय की है? अनूप सिंह की समय की है। तो करण सिंह के बाद में शासक बनना, तो करण सिंह के बाद में आपके शासक बनता है अनूप सिंह। कौन बना था? अनूप सिंह। अनूप सिंह राठौड़ क्या बना? शासक बना। अब देखो अनूप सिंह शासक बन गया। करण सिंह राठौड़ के बाद में शासक कौन बन गया? अनूप सिंह राठौड़ शासक बन गया। सबसे पहले हम इनकी उपाधि की बात करते हैं। किसकी? सबसे पहले हम इनकी उपाधि की बात करते हैं। तो इनके पास में एक उपाधि थी, औरंगजेब ने इनको एक उपाधि दी थी, और उस उपाधि का नाम था माही। इनके पास में एक उपाधि थी औरंगजेब के द्वारा दी हुई, माही मिरातिव। देखो थोड़ा सा अटपटा नाम है कि माही मिरातिव की उपाधि किसके पास में थी? तो अनूप सिंह राठौड़ के पास में माही मिरातिव की उपाधि थी। और जो माही मिरातिव की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। याद रह जाएगा। अब देखो इनके समय की एक बात महत्वपूर्ण आती है, वो है
ये कि बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय माना जाता है? तो अनूप सिंह राठौड़ का समय बीकानेर चित्रकला का क्या था? स्वर्ण काल था। बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल, ठीक है, कि बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय माना जाता है? तो अनूप सिंह राठौड़ के समय बीकानेर चित्रकला का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। अब देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये चित्रकला वाली, ठीक है, हम चित्रकला पढ़ेंगे तब भी हम जानेंगे। इसके बाद देखो एक और बात इनकी महत्वपूर्ण आती है, वो आती है इनकी उस्ता कला। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उस्ता कला है क्या? तो उस्ता कला है बेटा आपके ऊंटों पर की जाने वाली कलाकृति, ऊंटों पर की जाने वाली कलाकृति। आपने देखा होगा जब आप ऊंट को देखते हो तो ऊंट के साइड में कुछ अंकन होता है, ऊंट के बालों पे कुछ अंकन होता है, उसमें लिखा होता है कि लटक मत वरना मैं क्या कर दूंगी, तेरे को पटक दूंगी। यानी कि कुछ अंकन होता है, ऊंट के बालों पर किया जाने वाला अंकन या कलाकृति ही क्या होती है? उस्ता कला होती है। और राजस्थान में उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपके बीकानेर की है। कहाँ की है? राजस्थान में उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। और ये उस्ता कला किसके समय बीकानेर में आई थी, यह बात इंपॉर्टेंट है। तो उस्ता कला आपके पर लाहौर से आती है। कहाँ से आती है? लाहौर से आपके बीकानेर आई थी। कहाँ पर आई थी? बीकानेर में आई थी। और लाहौर से बीकानेर किसके समय आई थी? तो अनूप सिंह राठौड़ के समय उस्ता कला लाहौर से कहाँ पर आई थी? बीकानेर में आई थी। और लाहौर से उस्ता कला के कारीगरों को यानी कि कलाकारों को कहाँ पर लाया गया था? बीकानेर में लाया गया था। और उस्ता कला करने वाले कलाकारों को क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं उस्ताद। क्या बोलते हैं? उस्ताद बोलते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो उस्ता कला की यदि हम फिर से बात करना चाहें कि उस्ता कला का मतलब है क्या, तो ऊंटों पर की जाने वाली कलाकृति को क्या बोलते हैं? उस्ता कला बोलते हैं। अब देखो राजस्थान में उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में आपके उस्ता कला है प्रसिद्ध बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। और राजस्थान में उस्ता कला को कौन लेकर आता है? तो उस समय बीकानेर के शासक थे अनूप सिंह राठौड़ के द्वारा बीकानेर में उस्ता कला को लाया गया था। साथ में यदि हम बात करें कि उस्ता कला कहां से आई थी, तो लाहौर से आपके बीकानेर में क्या आई थी? उस्ता कला आई थी। और उस्ता कला के कारीगरों को लाहौर से बीकानेर किसने लेकर आया था? तो अनूप सिंह राठौड़ उनको बीकानेर में लेकर आया था। और उस्ता कला को करने वाले कलाकारों को क्या बोलते हैं? तो उस्ताद उनको बोलते हैं। थोड़ा सा ये बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी? उस्ता कला वाली। इसके बाद में देखो अनूप सिंह के द्वारा 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया गया? तो जूनागढ़ दुर्ग में। यानी कि बीकानेर दुर्ग को ही क्या बोलते हैं? जूनागढ़ दुर्ग बोलते हैं। और जूनागढ़ दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं जमीन का जेवर। ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग। तो अनूप सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं कि 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण बीकानेर दुर्ग में किसने करवाया था? तो अनूप सिंह राठौड़ के द्वारा 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण आपके बीकानेर दुर्ग में करवाया था। या आपको जूनागढ़ दुर्ग भी मिल सकता है। और जूनागढ़ दुर्ग को क्या बोलते थे? जमीन का जेवर बोलते थे। अब देखो यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर बना हुआ है? जूनागढ़ दुर्ग में बना हुआ है। ठीक है, बीकानेर वाले में। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर बनी हुई है? तो आपके जोधपुर में बनी हुई है। यहां पर आप नोट लगाकर लिख सकते हो कि 33 करोड़, यहां लिख देता हूं मैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर बनी हुई है? तो आपके जोधपुर में बनी हुई है। ठीक है, तो ये थे आपके अनूप सिंह राठौड़। देखो अनूप सिंह राठौड़ के बाद में शासक बनते हैं आपके जोरावर सिंह राठौड़। अब देखो कि अनूप सिंह के बाद में शासक कौन बन गए? तो अनूप सिंह के बाद में शासक बनते हैं आपके जोरावर सिंह राठौड़। देखो जोरावर सिंह राठौड़ की एक ही बात महत्वपूर्ण है। और जोरावर सिंह राठौड़ की एक बात क्या महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने
पहले भी पढ़ा है और मैंने ये पढ़ाया है कि 17/7/1734 को क्या हुआ था राजस्थान में। तो 17/7/1734 ईस्वी को राजस्थान में हुआ था हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ था? हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो आपके भीलवाड़ा में हुआ था। कि कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा में 17/7/1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन हुआ था। और बीकानेर का प्रथम शासक जिसने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था तो वो कौन था? आपके जोरावर सिंह था। कि जोरावर सिंह राठौड़ ने हुरडा सम्मेलन 17/7/1734 को जो भीलवाड़ा में हुआ था, ठीक है, उसमें भाग किसने लिया था? तो आपके लिया था जोरावर सिंह राठौड़ ने। और जोरावर सिंह राठौड़ की यही बात आपके महत्वपूर्ण है, ज़्यादा समय तक शासक नहीं रहे थे, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं हम। जोरावर सिंह राठौड़ के बाद में शासक बनते हैं सूरत सिंह राठौड़। कौन बने थे? सूरत सिंह राठौड़ शासक बनते हैं। और सूरत सिंह राठौड़ की कई बातें महत्वपूर्ण है कि बटनेर दुर्ग को किसने जीत लिया था? तो 1805 ईस्वी में बटनेर दुर्ग को मंगलवार के दिन आपके सूरत सिंह राठौड़ ने जीत लिया था। और मंगलवार के दिन जीतकर वहां पर हनुमान जी का मंदिर का निर्माण बटनेर दुर्ग में किसने करवाया? तो सूरत सिंह ने वहां पर हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और बटनेर का नाम क्या परिवर्तन कर दिया? तो हनुमानगढ़ उसका नाम परिवर्तन कर दिया था। थोड़ा सी ये बात आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। देखो अब हम बात करते हैं सूरत सिंह राठौड़ की। किसकी बात करेंगे? सूरत सिंह राठौड़ की। देखो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि इन्होंने 1805 ईस्वी में बटनेर पर क्या किया? आक्रमण। कि 1805 ईस्वी में मंगलवार, कौन सा वार था? कि 1805 ईस्वी में बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किसने किया? तो आपके बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया आपके सूरत सिंह राठौड़ ने आक्रमण किया। और यहाँ पर बटनेर पर एक व्यक्ति था नियुक्त। बटनेर दुर्ग की रक्षा कौन कर रहा था? तो उसका नाम था आपके जापत खा भाटी। बटनेर दुर्ग की रक्षा कौन कर रहा था? तो बटनेर दुर्ग की रक्षा कर रहा था आपके जाफत का भाटी। और जाफत का भाटी को किसने पराजित कर दिया? तो आपके सूरत सिंह राठौड़ ने पराजित कर दिया और इसकी क्या क्या कर दी? यहाँ पर हत्या कर दी। और बटनेर दुर्ग को किसने जीत लिया? तो बटनेर दुर्ग को आपके सूरत सिंह राठौड़ ने जीत लिया। अब देखो बटनेर दुर्ग में इन्होंने हनुमान जी का क्या बनवाया? हनुमान जी का इन्होंने मंदिर बनवाया। और बटनेर दुर्ग का नाम परिवर्तन किया और नाम रख दिया इसका हनुमानगढ़। क्या रखा था? हनुमानगढ़, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो सूरत सिंह राठौड़ के समय 1814 ईस्वी में चूरू पर आक्रमण किया गया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि किस दुर्ग से चांदी के गोले दागे गए थे। यह प्रश्न था कि किस दुर्ग से चांदी के गोले दागे गए थे। तो ये यही दुर्ग है, चूरू वाला दुर्ग। यानी कि चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए थे। बारूद वाले गोले खत्म हो गए थे तो वहां से चांदी के गोले दागे गए थे। देखो बात क्या होती है कि उस समय बीकानेर का शासक कौन था? तो सूरत सिंह राठौड़ के द्वारा आपके 1814 ईस्वी में चूरू के किले पर क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है। अब देखो चूरू का किले पर आक्रमण कर लिया। चूरू के किले को किसने घेर लिया? सूरत सिंह राठौड़ की सेना ने चूरू के किले को घेर लिया। जब चूरू के किले को घेर लिया तो घेरने के बाद में वहां पर गोला बारूद खत्म हो जाता है। क्या गोला बारूद खत्म हो गया? तो अपनी सुरक्षा के लिए चूरू के दुर्ग के अंदर से बीकानेर की सेना पर कौन से गोले दागे गए थे? तो चांदी के गोले दागे गए थे, ठीक है। ये आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि चांदी के गोले कहां से दागे गए थे? तो चांदी के गोले आपके चूरू दुर्ग से दागे गए थे, यही ध्यान रखना है। साथ में यदि हम बात करें कि बीकानेर का प्रथम शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि कर ली थी, यानी कि अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि आपके बीकानेर का प्रथम शासक सूरत सिंह था, जिसने किसके साथ में सहायक संधि कर ली? जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 21 मार्च यानी कि 21 मार्च 1818 को क्या कर ली? सहायक संधि कर ली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इन्होंने कब सहायक संधि की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इन्होंने 21 मार्च 1818 ईस्वी को क्या कर ली थी? सहायक संधि कर ली थी।
अब यदि कभी आप बीकानेर जाते हो और बीकानेर में यदि आप करणी माता का मंदिर देखते हो तो वर्तमान स्वरूप में जो करणी माता का मंदिर बना हुआ है वो किसकी देन है? तो सूरत सिंह राठौड़ की देन है कि करणी माता का जो मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया था, वर्तमान स्वरूप, कि करणी माता के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो करणी माता के मंदिर को वर्तमान स्वरूप आपके सूरत सिंह राठौड़ के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, तो हमने आज थोड़ी जल्दी की है कक्षा को, आज की कक्षा को हमने थोड़ा जल्दी किया है। ठीक है, तो आज के लिए हम कक्षा को यही विराम देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।